कल हमने पढ़ लिया था मैक्स विद तक। आज मैक्स विद के बाद पोजीशन। अब हमारे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होती है वो स्टैटिक होती है। उनकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है वो स्टैटिक होती है। हमारे पास 5 डिफरेंट पोजीशन वैल्यूज़ हैं। एक स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और एक स्टिकी। अब इनमें डिफरेंस क्या है हम वो पढ़ लेते हैं। आपकी कोई भी आपका एलिमेंट है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है पोजीशन की वो स्टैटिक होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया। डिव डॉट स्टैटिक, डिव एक है, उसको एक क्लास दी गई है स्टैटिक की, तो हम उसको फिर इस तरह टारगेट कर सकते हैं। तो डिव की पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक की होती है। अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें तो तब भी ये एज इट इज़ सेम इस तरह ही रहेगा। अगर पोजीशन स्टैटिक है बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है। हम इसको लेफ़्ट राइट करके, लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो अगर हम लेफ़्ट से चाहें कि 20 पिक्सल्स, लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स ही हो जाए, हम इसको रन करें अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक है। अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन की जो वैल्यू है वो चेंज कर दूं, इसको मैं कह देता हूँ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव बॉर्डर, इसको बॉर्डर मिला हुआ है और लेफ़्ट से 20 पिक्सल, मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से ये 20 पिक्सल हो जाए। मैं रन करूँगा तो ये देखें अब ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप से ये थोड़ा नीचे आए, तो मैं चाहता हूँ टॉप से इसको 50 पिक्सल्स मिल जाए। टॉप से 50 पिक्सल्स, रन किया तो अब ये देखें लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स है, टॉप से 50 पिक्सल्स है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये राइट से लेफ़्ट की जगह अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, एग्जांपल मैंने लेफ़्ट से ख़त्म किया, रन किया, अब ये अपनी असल हालत में आ चुका है लेफ़्ट हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे है। तो मैं चाहता हूँ राइट से इसको 20 पिक्सल्स मिले। राइट से 20 पिक्सल्स रन करेंगे तो अब ये देखें ये राइट से 20 पिक्सल्स लेफ़्ट को आ चुका है। जी क्लियर है। ये पोजीशन स्टैटिक और पोजीशन रिलेटिव सेम चीज़ ही है। बस होता क्या है कि हम इसमें टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं पोजीशन अगर रिलेटिव हो। अगर पोजीशन स्टैटिक हो तो उसमें हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके जी क्लियर है। कोई तो बोल दो शहजादे। सर एक बार पेपर जो आए हैं उनको भी एक बार पता चल जाए, उनको ज़रा। ओके जी हमारे पास पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास 5 वैल्यूज़ होती हैं। प्रॉपर्टी एक ही है पोजीशन, उसकी हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है कि एलिमेंट जिस तरह भी रेंडर हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर आएँ, डिव, हम एक और डिव ले लेते हैं, हम इसको कह देते हैं रिलेटिव। हमने एक डिव, एक क्लास स्टैटिक ली और एक क्लास रिलेटिव ली। इसको हमने रन किया, हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक और इसमें ये वाली वैल्यूज़ वर्क नहीं होती हैं, तो हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक हो गया, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि डिव डॉट स्टैटिक और डिव जितने भी हैं उनको बॉर्डर मिल जाए। रन करेंगे तो अब ये देखें दोनों को बॉर्डर मिल गए। मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ 10 पिक्सल्स, तो इनमें स्पेसिंग आ जाएगी थोड़ी। सेव किया तो अब ये देखें डिव हमने दो बनाई हुई है, एक को क्लास स्टैटिक दी हुई है और एक को क्लास रिलेटिव दी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। हमने एक क्लास डिव को जो क्लास दी है वो रिलेटिव है, तो हमने उसको भी टारगेट किया और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है दोनों की ही स्टैटिक है, तो हम एक को रिलेटिव कर देते हैं। हमने एक को रिलेटिव किया, रन किया, देखें अभी कुछ इफेक्ट नहीं है। मैं स्टैटिक वाले में लेफ़्ट
से 50 पिक्सल्स ये आगे आ जाए, ये एलिमेंट लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स आगे आ जाए। मैं इस पर अगर ये कमांड रन करता हूँ, ये प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, तो ये रन नहीं होगी क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक है। अगर यही प्रॉपर्टी मैं रिलेटिव में लगाता हूँ तो रिलेटिव में हमारे पास लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू हमने जो भी देनी है वो उस पर वर्क करेगा। तो मैं अभी कहता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव जो है, जो हमने इसको रिलेटिव बनाया है, हमारे पास ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, ठीक हो गया। अब देखें हमने जैसे ही इसको रन किया है, रिलेटिव वाले को वो लेफ़्ट से 50 पिक्सल हो चुका है, लेकिन हमने लेफ़्ट इस पर भी लगाया था लेकिन वो इस पर अमल नहीं हुआ, मतलब इस पर वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी पोजीशन स्टैटिक है और नीचे वाले की पोजीशन रिलेटिव है। तो जब हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को रिलेटिव कर दें तो वो फिर हम उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जी क्लियर है? यस सर। यस। ऑल राइट, हमारे पास ये स्टैटिक भी हो गया, रिलेटिव भी हो गया। फिक्स्ड में क्या होता है, मैं आपको पी रन करेंगे तो अब ये देखें ठीक हो गया, ये स्क्रॉल बार हमारे पास आ गया। अगर मैं एक और डिव ले लूँ और मैं उसको क्लास दे दूँ फिक्स की, क्लास का तो पता है ना हम कुछ भी दे सकते हैं, बस ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि कौन सा वर्क किस तरह कर रहा है, मैं उसको उस तरह ही क्लास दे रहा हूँ। हमने एक डिव एलिमेंट लिया जिसकी पोजीशन हमने फिक्स की। अब फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर भी स्टाइलिंग में इसको फिक्स करते हैं, फिक्स कर दिया हमने और पोजीशन इसकी हमने फिक्स कर दी, इसको हमने ख़त्म किया। रन अगर करते हैं तो अब ये देखें, अब देखें क्या हुआ है, पोजीशन वो फिक्स्ड हो गई और वहाँ पे आ गई है। अब हम इसको जितना मर्ज़ी स्क्रॉल बार नीचे करें या ऊपर करें, उसने अपनी जगह वही रखी हुई है जिस नंबर पे वो एलिमेंट आ रहा था, लेकिन वो वहाँ पे फिक्स्ड हो चुका है। तो फिक्स्ड जब हो गया है तो वो अब वहाँ पर ही रहेगा। हम अगर इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन हम दे देते हैं, रन करेंगे तो अब ये देखें, अब ये आपको क्लियर थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो चुकी है और अब हम इसको जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड करके बेसिकली होता क्या है कि हम इसको लेट सपोज बॉटम से ज़ीरो, बॉटम से ये ज़ीरो हो जाए, रन करेंगे तो ये देखें बॉटम से ये ज़ीरो हो गया, तब ये बॉटम पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में होता है तो हम इसको राइट में लेकर आना चाहते हैं, राइट से भी ज़ीरो हो जाए। जब से ही हम इसको रन करेंगे तो ये देखें अब ये राइट से भी ज़ीरो आ चुका है। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला एलिमेंट देखें, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन फिक्स्ड, इसको पोजीशन फिक्स्ड मिली हुई है, बॉटम से ज़ीरो और राइट से भी ज़ीरो, तो ये एलिमेंट इस पोजीशन पर आ चुका है। क्लियर है पोजीशन फिक्स्ड भी? यस सर। ओके। हाँ, पोजीशन फिक्स्ड में क्या होता है कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो मतलब उस एलिमेंट की जो भी यानी कि तरतीब होती है, जिस नंबर पे उसने आना होता है उसने वहाँ पर ही रहना होता है। हमारे पास एक और पोजीशन आ जाती है फिक्स्ड की जगह एब्सोल्यूट, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट जब करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, रन करेंगे तो वो देखें दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जब भी मैं इसको किसी भी एलिमेंट को मैं एब्सोल्यूट कर दूं तो फिक्स्ड में क्या था, फिक्स्ड में आपने देखा था कि वो इस एलिमेंट तक ही था। जैसे ही हम इसको एब्सोल्यूट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, इसने क्या करना है, इसने बॉडी में से इसका जो भी मेन पेरेंट है, अब इस डिव एलिमेंट का पेरेंट कौन है,
ये जो div एलिमेंट है इसका पेरेंट कौन है, कोई बताएगा? ये किस एलिमेंट का चाइल्ड है? मेन। नहीं, ये बॉडी का है ना, बॉडी के बाद देखें ये एलिमेंट आ रहा है div, ये div। तो ये इसका, इस div का मतलब ये जितने भी div है, ये पैराग्राफ, ये h2 है, इसका पेरेंट जो है ये बॉडी है और बॉडी के ये सारे चाइल्ड हैं। तो एब्सोल्यूट ने क्या करना है, जैसे ही हम इसको रन करेंगे इस ने यहाँ पर आ जाना है और जितना कंटेंट होगा ये उतना ही रह जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। हम चाहते हैं कि मार्जिन बॉटम हमने दिया हुआ है, मार्जिन बॉटम ख़त्म कर देते हैं। रन किया तो अब ये देखें, अगर हम इस एलिमेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल एक और बनाते हैं, div हमने बनाया, इस div एलिमेंट के अंदर हम इसको स्टाइल विथ 50%, हाइट इसको हम कह देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पिक्सल्स, और बॉर्डर इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें ठीक हो गया, हमारे पास एक ये div आ गया। क्लियर है इतना? हमने एक div बनाई, उसकी विथ 50%, हाइट हमने उसकी 200 पिक्सल कर दी। मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट के अंदर div मैंने एक और div ले लिया, ठीक हो गया। उस div में लिया, ये देखें आपको ये div अब नज़र आ रहा होगा। मैं इसकी हाइट भी मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल्स। रन करूँगा तो ये 50 पिक्सल्स हाइट होगी। अब इस एलिमेंट को मैं इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन मैं जैसे ही एब्सोल्यूट करता हूँ तो अब देखिएगा ये div एलिमेंट जो है, रन करूँगा तो ये यहाँ पर देखें ये इस तरह आ गया। इसकी मैं विथ अगर सेट कर दूँ, विथ अब इसकी हमें सेट करनी पड़ेगी, तो विथ 100%, जितनी भी हम 100% लेना चाहें, रन करें तो ये देखें अब इसकी विथ जो है वो 100% इस तरह हो रही है। हालांकि ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट के अंदर है, मतलब इसकी 100% जो है वो ये वाली होनी चाहिए थी, लेकिन 100% इसकी ये हो रही है। तो ये डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी लेकर आगे पीछे जा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव करूं, रन करूं, तो अब देखें हमने जिस भी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव की है, अब एब्सोल्यूट क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने उस पेरेंट की विथ या उसको देखेगा जिसकी पोजीशन रिलेटिव है, जिसकी पोजीशन रिलेटिव है। अब एब्सोल्यूट जो होता है पोजीशन वाला, वो सबसे पहले उसको देख रहा होता है, वो उसकी यानी कि फिर वो स्टाइलिंग वगैरह को चेक कर रहा होता है कि किसकी कितनी विथ है, किसकी कितनी हाइट है। तो उसके मतलब वो पेरेंट जो है उसका जो भी बनता है रिलेटिव वाला, उसकी निगरानी में आ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फिक्स्ड में, एब्सोल्यूट में, रिलेटिव में, और स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये वाला div जो है, जैसे ही मैं नीचे लेकर आऊँ स्क्रॉल को, ये यहाँ पर ही फिक्स्ड हो जाए। तो अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, यही जो है div स्टैटिक जो है, टॉप से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, स्टैटिक की बजाय मैं इसको कह देता हूँ स्टिकी। स्टिक हो जाए, स्टिक कहाँ पर हो, टॉप लेवल जब ज़ीरो आ जाए, टॉप से जब ज़ीरो आ जाए तो ये पोजीशन जो है, ये एलिमेंट जो है ये स्टिक हो जाए। रन करूँगा, अब देखिएगा जैसे ही मैं स्क्रॉल बार नीचे लेकर आता हूँ तो अब ये देखें
ये एलिमेंट स्टिक हो चुका है। इसको भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। रन करते हैं तो अब देखिएगा जैसे ही ये टॉप तक पहुंचेगा तो इसकी पोजीशन स्टैटिक हो गई। तो अब ये देखें जी, क्लियर है। सर एब्सोल्यूट फिक्स्ड और स्टिक में वो साथ ही चलेंगे हमारे? स्टैटिक तो है ना कि हमने जहाँ पे स्टिकी जो है हम इसको स्टिक कर सकते हैं कहीं पे भी। हम इसको किसी भी पोजीशन पे, अगर मैं इसको टॉप से 50 पिक्सल दे दूँ तो इसने क्या होना है, जब ये टॉप 50 पिक्सल्स पे पहुँचेगा इसने तब स्टिक हुआ करना है। रन किया, अब देखिएगा ये देखें, अब इसको टॉप से 50 पिक्सल मिल रहा है तो ये तब स्टिक हो जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट हम किसी भी एलिमेंट के अंदर रख के उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ये फिक्स्ड जो है ये फिक्स्ड वहाँ पर ही हो जाता है। और इसको हम जिस तरह यहाँ पर अगर देखें, ये एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट, इसकी स्टाइलिंग डिफरेंस हुई है, इसको बॉर्डर है, कलर जो है इसको लाइट में मिला हुआ है और हाइट और विड्थ वगैरह चेंज की गई है। तो इस वजह से ये इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड पोजीशन जो होती है वो फिर आपके उस एलिमेंट के साथ ही हर जगह रह रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस तरह की बनाई जा रही है और उसका तर्ज क्या है। तो आप लोग फिर इसको देख सकते हैं। वैसे ये पोजीशन स्टिकी जो है ना, ये बहुत यूज़ होता है। अब ये खास तौर पर ये नैब बार वगैरह को स्टिक करने के लिए हम जैसे ही टॉप 0 पे आ जाते हैं तो ये स्टिक हो जाता है यहाँ पर, और ये आपके पूरे पेज पे इस तरह ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये कोड लिखने से। पोजीशन स्टिकी टॉप 0, सिर्फ इतना कोड लिखेंगे, रन करेंगे, जैसे ही वो टॉप 0 पे पहुँचेगा वो पोजीशन उसकी स्टिकी हो जाएगी। जी क्लियर है। सर एब्सोल्यूट और फिक्स का ये समझ आया, और बता दें। जी, फिक्स्ड में क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को फिक्स्ड कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट और ये ख़त्म करूं, रन करूं, तो फिक्स्ड जो है ये देखें, ये फिक्स्ड अब हर जगह ही रहेगा आपके पूरे के पूरे पेज पे। जबकि हमने एब्सोल्यूट जो लगाया है, एब्सोल्यूट जो लगाया है वो उस एलिमेंट के अंदर तक ही रहता है। अगर हम यहाँ पे इसकी कुछ और एग्जांपल्स होंगी, पोजीशन रिलेटिव हो तो हम उसको लेफ़्ट राइट बॉटम और ये सब दे सकते हैं। पोजीशन फिक्स्ड जो है, एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। तो बॉटम से 0, राइट से 0, तो ये देखें द दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन फिक्स्ड। तो अगर आप फिक्स्ड करते हैं तो आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं बॉडी में। लेकिन एब्सोल्यूट जो होता है वो एब्सोल्यूट, अब ये देखें, दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन रिलेटिव और दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जब आप इसको टॉप से या बॉटम से 0 करते हैं तो वो उस एलिमेंट कंटेनर के अंदर ही मौजूद रहता है, लेकिन जबकि फिक्स जो है ये आपकी बॉडी तक इस तरह फिर वर्क कर रहा होता है। पोजीशन फिक्स्ड, ये पोजीशन फिक्स्ड है, और पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ये इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। मतलब जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर जो करके दिखाया था, ये एलिमेंट, इस पोजीशन, इस एलिमेंट को मैंने रिलेटिव किया और उसके अंदर के जो डिव था उसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। तो क्या हुआ, अब अगर मैं इसको टॉप और बॉटम करूँ ना, फॉर एग्जांपल बॉटम 0, रन करूँगा, तो अब ये देखें ये इसके बॉटम के 0 में आया। लेकिन अगर मैं फिक्स्ड वाले को बॉटम 0 और राइट भी 0 में कर दूं, रन करूं, तो ये पोजीशन, ये जो फिक्स्ड है, ये देखिएगा ये यहाँ पर आ जाएगा। रन करता हूँ तो अब ये देखें, दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन फिक्स्ड।
बाकी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। अगर अभी समझ मतलब नहीं लग रही इन दो चीज़ों की, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे ज़्यादा जो है ना, ये हम नैब बार वगैरह को पोजीशन स्टिकी कर रहे होते हैं, और लेफ़्ट राइट वगैरह को ये सब करने के लिए हम फिर पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। मेन चीज़ें ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं। किसी एलिमेंट को फिक्स्ड करना हो तो हम फिक्स्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और एब्सोल्यूट के लिए अगर हमने किसी एलिमेंट के अंदर एक और डिव बनाकर हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो फिर हम पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से कर रहे होते हैं। जी क्लियर है? ओके जी, जज़ाकल्लाह। अब ये देखें पोजीशन स्टिकी, जैसे हम टॉप बार स्क्रॉल करते हैं तो टॉप बार जो हमारा वो स्टिक हो जाता है वहाँ पर। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये देखें, आपको कुछ नज़र आ रहा है? ये कुछ इस तरह से है जैसे पेन फ्रीज करते हैं ना एक्सेल में, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट है, आप जितने भी लोग मतलब ऑफिस में जो होते हैं, जैसे पेन को फ्रीज करते हैं उसी तरह से ये है। जी अच्छा ये देखिएगा, अब हमने पोजीशन स्टिकी तो किया है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, हो क्या रहा है कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के ऊपर आ रहा है। पोजीशन जो हमने स्टिकी किया था उसके ऊपर एक और एलिमेंट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एलिमेंट हमारा ये वाला जो है ये सबसे टॉप पर आए। तो ये फिर हम किस तरह कर सकते हैं, पोजीशन स्टिकी को आप दे दें जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। जी इंडेक्स प्रॉपर्टी दे दें। बाय डिफ़ॉल्ट सारों की प्रॉपर्टी जो होती है वो 1 होती है, तो अगर आप इसको चेंज कर दें, अगर आप वैल्यू बढ़ा दें तो क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी और वो टॉप पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 कर देता हूँ, जी इंडेक्स 10 किया, रन करता हूँ, तो अब देखिएगा, अब देखें आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही अब वो उस लेवल पे पहुँचा है, इसकी जो प्रायोरिटी है, इसका जी इंडेक्स है वो टॉप पर आ गया है, तो उसके दूसरे जो एलिमेंट थे वो अब पीछे को नीचे रह गए हैं। तो ये हम जी इंडेक्स की मदद से ये सारी चीज़ें फिर कवर कर रहे होते हैं। और बेसिकली जितने भी ये पोजीशन स्टिकी जब हम कर रहे होते हैं, हम उसको जी इंडेक्स प्रायोरिटी पे ही रख रहे होते हैं। अक्सर हम लोडर वगैरह जब लगाते हैं, अपनी वेबसाइट में लोडर लगाते हैं, फुल स्क्रीन का जो लोडर होता है, हम उसको भी जी इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा दे देते हैं, ताकि जितना भी कंटेंट है वेबसाइट का वो सारा का सारा पीछे रह जाए और टॉप पर जी इंडेक्स नज़र आए। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, गेट क्विज़र जो है, जैसे ही हम इस पर आते हैं तो इसमें सबसे पहले ये देखें लोडर है, आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो चुकी है, ये देखें लोड हो चुकी थी, लेकिन लोडर की मदद से वो नज़र नहीं आ रही थी, और लोडर को जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा दिया गया है, तो इस वजह से वो पूरी स्क्रीन में टॉप रहता है। और फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करते हैं, जब वेबसाइट पूरी लोड हो जाती है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं, तब जाके हम लोडर को ख़त्म करते हैं। तो जैसे ही लोडर ख़त्म हो जाता है, आपकी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा शो हो जाता है। तो ये फिर हम जी इंडेक्स की मदद से अचीव कर सकते हैं। अभी जी इंडेक्स ख़त्म करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिएगा ये जो स्टैटिक है इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। मैं ये देखें, अब क्या है, पोजीशन रिलेटिव वाला जो है, ये पोजीशन रिलेटिव बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड। अभी आपको थोड़ा प्रोमिनेंट भी नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, ये पोजीशन रिलेटिव वाला जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। अगर मैं जी इंडेक्स इसको दे दूँ 10, तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू जी इंडेक्स की बढ़ चुकी है, तो स्टैटिक जो है, सॉरी पोजीशन स्टिकी जो है ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारा टॉप पर शो होगा। ये देखें, जी क्लियर है? जी सर, परफेक्टली। ओके जी। उसके बाद हमारे पास ओवरफ्लो, हमने कल ओवरफ्लो वैसे देखा था। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल
आपका एलिमेंट जितना भी कंटेंट जितना भी है उससे अबव हो रहा हो, CSS ओवरफ्लो, ये देखें हमने एक डिव लिया, उस डिव के अंदर हमने कंटेंट रख दिया, हमने उसकी विथ रख दी 200 पिक्सल्स, हाइट रख दी 50 पिक्सल्स। अगर तो कंटेंट कम हो, कंटेंट इतना हो तो वह देखें वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम कंटेंट ज़्यादा कर दें तो क्या होता है, वो यहाँ पर शो होने लग जाता है, विजिबल रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है वो विजिबल है, ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट द ओवरफ्लो इज़ विजिबल, तो ये इस तरह विजिबल रहता है। मैं चाहता हूँ कि ये विजिबल ना रहे, क्योंकि अब ये बुरा लग रहा है, जाहिर सी बात है, हमने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के बाहर तो नहीं हमने कंटेंट दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। इससे क्या होगा, इसके बाहर का जितना भी कंटेंट जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। रन करते हैं तो अब देखें ओवरफ्लो वो हाइड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने वो कंटेंट भी देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल रन करते हैं, हम मज़ीद इसमें कंटेंट ऐड करते हैं, रन किया तो ये देखें कंटेंट इतना ज़्यादा आ गया। हम इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करते हैं 300 पिक्सल्स, और हाइट भी हम 100 पिक्सल्स कर देते हैं, रन करते हैं तो ये देखें ठीक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाइड तो हो जाए, कंटेंट हाइड तो हो जाए, लेकिन साथ साथ मैं पूरा पढ़ना भी चाहता हूँ, मेरे पास स्क्रॉल बार आ जाए। तो हम उससे क्या करते हैं, हम इसको स्क्रॉल बार ये ऐड कर देते हैं, ओवरफ्लो स्क्रॉल बार, थिंक यही है, सॉरी स्क्रॉल, ओवरफ्लो स्क्रॉल। रन करूँगा तो अब देखें अब हमारे पास स्क्रॉल बार आ चुका है। तो हम उतने ही एरिया में वो सारा का सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी देखें इसमें हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार आ रहा है। अगर आप इसको कंटेंट कम भी कर दें, स्क्रॉल से क्या होता है, अगर आप कंटेंट कम भी कर दें, रन करें, आपके पास ये स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये तो नहीं चाहते हैं कि आपको वो स्क्रॉल बार नज़र आए हर टाइम। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ऑटो कर देते हैं। ओवरफ्लो ऑटो करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही उसने इसको डिटेक्ट करना है कि कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो होने लगा है, तब वो जाके हमारे पास कंटेंट को स्क्रॉल को शो करेगा। रन करते हैं तो अब देखें अब ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल बार नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वर्टिकली सिर्फ कंटेंट है। तो वर्टिकली ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट हमारे पास शो हो, वर्टिकली स्क्रॉल बार शो हो रहा है। तो ये ओवरफ्लो ऑटो की मदद से हम इसको अचीव कर सकते हैं। जी क्लियर है, कोई सवाल किसी का? बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल हिडन करने से जितना भी कंटेंट है वो सारा हिडन हो जाता है। स्क्रॉल करने से आपके पास हर टाइम वो स्क्रॉल बार एक मौजूद रहेगा, बेशक कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल आएगा और वर्टिकली भी आएगा। ऑटो से क्या होगा, बिल्कुल स्क्रॉल बार की तरह ही है, लेकिन ये स्क्रॉल बार तब ऐड करता है जब इसको ज़रूरत होती है या जब कंटेंट ओवरफ्लो होने लगता है। जी क्लियर है? यस सर। ओके जी, उसके बाद फ्लोट। आप किसी भी कंटेंट को फ्लोट करके लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। अब जिस तरह ये देखें, ये दो डिव बने हुए हैं। पहले क्या होता था, लेआउट जो है शायद मैंने कल बताया था कि लेआउट जो है पहले टेबल की मदद से बनाए जाते थे, उसके बाद ये फ्लोट की मदद से बनाए जाते थे। तो CSS की प्रॉपर्टी फ्लोट की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह ये देखें, आपकी इमेज पहले लगी हुई है, आपकी इमेज जो है पहले लगी है, उसके बाद ये कंटेंट है। अगर हम यहाँ से ये फ्लोट ख़त्म करें, रन करें, तो अब देखें आपकी पहले इमेज आ रही है,
उसके बाद आपका कंटेंट जो आना था, जिस तरतीब से आना चाहिए था, वो आ रहा है। अगर हम किसी भी एलिमेंट को फ्लोट लगा दें, मतलब वो तैरने लग गया है, तो वो राइट पे इस तरह आ जाएगा। अगर हम लेफ़्ट करते हैं, फ्लोट लेफ़्ट रन करें, तो अब देखें वो फ्लोट लेफ़्ट पे आ गया, जितनी उसको स्पेस चाहिए उसने उतनी स्पेस ली है, उसके बाद से ही कंटेंट स्टार्ट होने लग गया। अगर हम फ्लोट लेफ़्ट ख़त्म कर दें, रन करें, तो अब ये इस तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि अब ये इमेज तैर नहीं रही है, मतलब ये एलिमेंट तैर नहीं रहा है। तो जितनी उसको विड्थ और हाइट चाहिए थी उसने उतनी ली है, उसके बाद से कंटेंट स्टार्ट हुआ है। तो फ्लोट एक ये इमेज एग्जांपल थी, लेफ़्ट पे लेफ़्ट हो रहा होगा नो फ्लोट की मदद से, जो नो फ्लोट है। और दो एलिमेंट, ये फ्लोट एग्जांपल्स में हम आते हैं। अब ये देखें, ये फ्लोट की मदद से बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, मतलब जिस तरह ग्रिडिंग जो हो रही होती है, बॉक्स लेआउट जो बन रहा होता है, वो फिर हम फ्लोट की मदद से इस तरह बना सकते हैं। बॉक्स साइजिंग का पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है बॉक्स साइजिंग, याद है? ऑल राइट जी। इसमें ये देखें, ये वेब लेआउट कुछ एग्जांपल हैं, ये फ्लोट की मदद से बने हुए हैं। बटन्स जितने भी हैं उनको फ्लोट लेफ़्ट किया गया है, और राइट साइड पे फिर उसका कंटेंट आ रहा है। ये हेडर है, ये फुटर है, ये एक आपका साइड बार है, और ये राइट पे कंटेंट वगैरह आ रहा है। बाकी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, बॉक्स वाला, ये बॉक्स, ये देखें। सबसे पहले क्या किया हमने, जितने भी एलिमेंट उन सबको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, ताकि हम पैडिंग भी ऐड करें, उनकी विथ वगैरह भी चेंज करें, तो वो उतनी ही विथ में रहे जितनी हमें चाहिए। ओके जी, 3 हमने बॉक्स लिए, डिव हमने 3 बॉक्स लिए, बॉक्स बॉक्स और ये बॉक्स, 3 बॉक्स हो गए, उनके अंदर कुछ कंटेंट आ रहा है। बैकग्राउंड कलर हमने सारों का चेंज किया हुआ है। हम इसकी विथ इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, इसने उस हालत में ही रहना है। ये देखें अब हो क्या रहा है, जितने भी बॉक्स हैं उनकी विथ कर दी गई 33.33%, पैडिंग दे दी गई 50 पिक्सल्स। अब ये 50 पिक्सल जो है ये इस 33.33% में ही इंक्लूड हो रहा है। अगर आप तीनों को कैलकुलेट करें, इन तीनों की विथ कैलकुलेट करें, तो कितनी बनती है 99.99%, और हमारे पास टोटल एरिया कितना होता है 100% होता है। फ्लोट लेफ़्ट करने की मदद से अब क्या हो रहा है कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं लेफ़्ट पे तैर रहे हैं। अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट ये ख़त्म करता हूँ, तो अब देखिएगा क्या होगा, आपके ये बॉक्सेस जो है 33.33% तो हैं, लेकिन ये फ्लोट नहीं हो रहे हैं अभी तक। अगर हम इसमें फ्लोट लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये इस तरह लेफ़्ट पे फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ख़त्म करूँ, तो अब देखिएगा क्या होगा, ये इस तरह नहीं आएंगे, ये थर्ड वाला जो है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रही होगी 100% में आने की, क्योंकि विथ जो होगी 33.33% प्लस 50 पिक्सल्स, विथ 33.33% प्लस 50 पिक्सल्स हो जाएगी। रन करेंगे तो अब देखें इन बॉक्सेस के साइज़ भी इंक्रीज़ हो गए हैं, और लास्ट वाला जो था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाएं, तब क्या होगा, ये 50 पिक्सल जो है ये 33.33% में ही एडजस्ट होगा। रन करते हैं तो अब ये देखें, तो ये इस तरह वर्क कर रहे हैं। अगर हम 2 बनाने चाहें, तो इनमें से एक बॉक्स ख़त्म कर दें, रन करें, और विथ जो है 50% रन करेंगे, तो ये देखें ये 2 के बन गए। अगर हम
4 के बनाने चाहें तो कॉपी किया, पेस्ट करेंगे, जितने भी बॉक्स हैं उन सब को जो है 25% कर दें, तो आपके पास अब ये 4 आ रहे होंगे। जी क्लियर है? सर ये बॉक्स साइज में जो आपने स्टार लगाया हुआ है, ये किस क्लास के लिए है मतलब? ये क्लास नहीं है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इसका मतलब है कि अब आपके इस पेज में या फिर ये स्टाइल जहाँ पे लिंक हुआ है वहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब को बॉर्डर बॉक्स लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डिव है, उसके अंदर ये डिव है, ये पी है, इन सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये पी एलिमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बॉर्डर बॉक्स लगेगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं जी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ div को लगे हैं बॉक्स, बाकी को तो वो तो मतलब हमने खुद किया है ना। अब इसमें देखें ना, बॉक्स साइज है ये। जी जी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई और एलिमेंट भी यूज़ कर रहे होते, आप अब ये बॉक्स जो है इस डिव को दे रहे हैं, आप यहाँ पर कोई और एलिमेंट भी यूज़ करें तो क्या होगा, आपको फिर उसके लिए स्पेशल टारगेट करना पड़ेगा। तो इसकी मदद से क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मिल जाता है। बेसिकली हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप जब अपनी लाइब्रेरीज वगैरह बना रहे होंगे इंशाल्लाह, हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मार्जिन ज़ीरो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब इसमें पी जो है ना, ये पी जो है इसको भी मार्जिन मिली होती है, बॉडी जो है इसको भी मार्जिन मिली होती है। तो मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, हम ये कर देते हैं, रन करेंगे तो अब देखें जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की मार्जिन भी ख़त्म हो गई और पैडिंग भी ख़त्म हो गई। अगर यही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, हम सिर्फ बॉक्स को लगाते तो क्या होता, वो सिर्फ बॉक्स में अप्लाई होता। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर अगर आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को सिलेक्ट करना है तो फिर हम स्टार का साइन ये यूज़ करते हैं। ओके सर। ओके जज़ाकल्लाह। जी क्लियर है फ्लोट? उसके बाद इनलाइन ब्लॉक, द डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वैल्यू, ये हमने कल यूज़ भी की थी अगर आपको याद हो। किसमें की थी? कल का याद है किसी को? हमने किसमें ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया था? कल जो हमने लिंक जो डिज़ाइन किया था, लिंक को बटन जो बनाया था, उसमें हमने इनलाइन ब्लॉक किया था। ओके जी, कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन द मेजर डिफरेंस इज दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक allows to set a width and height on the element. Also with display inline block the top and bottom margins paddings are respected, but with display inline they are not. होता क्या कि अगर आपके पास डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट है तो उसमें आप मार्जिन पैडिंग टॉप एंड बॉटम नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप विथ और हाइट नहीं सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी एलिमेंट को आप चाहते हैं कि डिस्प्ले इन लाइन ही रहे और साथ साथ मैं मार्जिन पैडिंग भी यूज़ कर सकूं और विथ और हाइट भी यूज़ कर सकूं, तो आप उस एलिमेंट को डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, स्पैन ए। अब स्पैन ए जो है ये है, ठीक हो गया, जिसकी डिस्प्ले इन लाइन है। विथ इसकी 100 पिक्सल्स की हुई है, 100 पिक्सल इसकी नहीं है, इसके पास स्पेस उतनी ही है जितना इसको कंटेंट इसको चाहिए। हाइट 100 पिक्सल्स की है, हाइट 100 पिक्सल नहीं है इसकी। पैडिंग इसको मिली हुई है, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर मिला हुआ है। अब उसी एलिमेंट को देखें, सारी प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है। तो अब ये देखें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसकी विथ भी 100% हो गई है, हाइट भी 100% हो गई है। अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर दें तो डिस्प्ले ब्लॉक का पता है हमें कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें यूज़ होती ही हैं। तो ये डिफरेंस है। आप बहुत सारे एलिमेंट, जिस तरह ये स्पैन की ही एग्जांपल लें,
या फिर कल जो हमने बटन्स कुछ बनाए थे लिंक्स की मदद से, एंकर टैग जो है उसकी मदद से आपने लिंक्स वाले बटन बनाए थे, तो उसको भी हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्प्ले इनलाइन होती है। जी क्लियर है ये? ओके जी। नेविगेशन बार जो बनता है ना, नेव बार जो बनता है, उसमें भी हम जो नेविगेशन लिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, यूएल और एलआई, हम लिस्ट आइटम्स की मदद से ही लिंक्स बना रहे होते हैं। अगर हम ये सारी स्टाइलिंग ख़त्म कर दें, हम सारी स्टाइलिंग ख़त्म करें, तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह ही होती है ना। ये हमने सबसे पहले HTML में जो देखा था, हमारा चैप्टर नंबर 5 था लिस्ट का, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह आते हैं। इसमें हम करते हैं नैव जो है, मतलब यूएल जो है उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, मार्जिन 0, पैडिंग 0। बाय डिफ़ॉल्ट इसे लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है, उसे मार्जिन मिली होती है लेफ़्ट से, तो हम उसको मार्जिन भी 0 कर रहे हैं और पैडिंग भी 0 कर रहे हैं। और लिस्ट आइटम जितने भी हैं उसको हम कर रहे हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि लिस्ट आइटम जो है इसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक होती है। ये जब हम HTML कर रहे थे तब आपने पढ़ा था। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर रहे हैं, पैडिंग हम इसको भी 20 पिक्सल्स दे रहे हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो अब ये देखें ये इस शक्ल में आ जाता है। तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की एक छोटी सी एग्जांपल थी, क्योंकि जितने भी हम लिंक्स बना रहे हो, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी भी एग्जांपल लें तो ये सब भी लिस्ट आइटम्स की मदद से ही बने हैं। हेडर एक एलिमेंट लिया गया है, हेडर के अंदर नैव, नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में एंकर टैग इस तरह लगे हुए हैं। जी क्लियर है? जी ये वाली, तो ओके जी, मोहम्मद नुमान बात कर रहे हैं। मोहम्मद नुमान, हमने ये देखा हुआ है, हमने कल भी देखा था। हम कंटेनर में अपना कंटेंट रख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी ही एग्जांपल लें, जितना भी एलिमेंट कंटेंट है, बॉडी, बॉडी के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर डिव को क्लोज करता हूँ। अब ये डिव जो है इसको स्टाइल विथ इसकी मैं 70% कर देता हूँ। विथ 70% से क्या होगा, जितना भी कंटेंट है वो अब 70% पे आ गया। और इसको मैं कह देता हूँ मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, इसको लेफ़्ट से भी और राइट से भी ऑटोमेटिकली मार्जिन मिल जाएगा और वो फिर इस तरह सेंटर में आ जाएगा। तो ये तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को इस तरह सेंटर में लेकर आने का, और इस तरह ही ये आपकी पूरी वेबसाइट अलाइन हो जाती है। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद CSS अलाइन, ये देखें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पर भी आ ही गया। किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आने के लिए मार्जिन ऑटो विथ आप जितनी भी करें, अगर हम इसमें से विथ को मार्जिन को ख़त्म करें तो ये एलिमेंट इस तरह, हम विथ भी ख़त्म करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें विथ 100% इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है किसी भी डिव की, हम सबसे पहले उसकी विथ को कंट्रोल करते हैं। विथ हम कह देते हैं लेट्स सपोज 50% कर देते हैं। 50% हमने विथ कर दी, रन किया, अब ये 50% पे आ गया है। अब हम इसको मार्जिन ऑटो करें तो क्या होगा, लेफ़्ट और राइट से ऑटोमेटिकली इसको मार्जिन ऑटो मिल जाएगी और ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाता है। इमेज को सेंटर में लेकर आने के लिए
आप किसी भी इमेज को ब्लॉक लेवल कर दें, एलिमेंट को ब्लॉक करें, उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट और राइट है, ये मार्जिन लेफ़्ट और राइट दोनों लिखी हुई है। अगर आप इसको ही मार्जिन ऑटो कर दें सिंपल, तो तब भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। तो मार्जिन लेफ़्ट और राइट दोनों उन्होंने यूज़ किया था, हम इस तरह मार्जिन ऑटो करें तो तब भी इस तरह ये यूज़ हो सकता है। जी क्लियर है ये? उसके बाद CSS कम्बिनेटर्स, मेरा ख्याल हम ये साथ साथ पढ़ते भी गए हैं, तो बाकी हम चीज़ें देख भी लेते हैं। अब ये जो टारगेट जो हो रहा है, इसका पता है ये किस तरह हो रहा है? एनीवन? ओके जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें पहले। बॉडी के अंदर H2P एलिमेंट, ठीक हो गया। एक ये जो है ये भी P एलिमेंट है। उसके अंदर डिव एक बनाई गई है, डिव के अंदर मज़ीद 2 पैराग्राफ लिए गए हैं। फिर डिव के अंदर ही एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर P एलिमेंट को लिया गया है, ठीक हो गया। और फिर डिव के बाहर मज़ीद कुछ 2 P एलिमेंट्स हैं। अगर हम P एलिमेंट, किसी भी P एलिमेंट को टारगेट करें, बैकग्राउंड कलर येलो करें, तो जितने भी P एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? बस ये साथ साथ मुझे बताते जाइएगा। क्लियर है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन P को टारगेट करें जो डिव के अंदर है। तो मैंने क्या करना है, डिव P। अब क्या होगा, ये पैराग्राफ 1 इन द डिव, पैराग्राफ 2 इन द डिव और पैराग्राफ 3 इन द डिव, ये 3 डिव जो हैं, ये 3 डिव जो हैं, सॉरी पैराग्राफ जो हैं, अब सिर्फ और सिर्फ ये इसको टारगेट करेगा। रन करेंगे तो अब ये देखें, पैराग्राफ 1 इन द डिव, पैराग्राफ 2 इन द डिव एंड पैराग्राफ 3 इन द डिव। जी ये क्लियर है कि डिव के अंदर जितने, जी सेक्शन किस लिए? सेक्शन वो बस वो मैं आपको आगे मज़ीद बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है और क्यों ये एलिमेंट दिया गया है। अभी मकसद कोई भी नहीं है, आप मतलब सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए इसको भी किया गया है। अब देखें, डिव के अंदर जितने भी पी हैं, ये किसका है, ये ज़रा बंद कीजिएगा अपना हैंड फ्री, आई थिंक नुमान आपका डिस्टर्ब कर रहा है। ओके जी, अब डिव के अंदर जितने भी P एलिमेंट हैं उन सब को टारगेट करें, बेशक वो डायरेक्ट चिल्ड्रन हो या फिर ये जो है ये ग्रैंड इसका चाइल्ड है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसको ही टारगेट करें जो सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन बन रहे हैं, मतलब कि पहले 2 एलिमेंट। अब ये सेक्शन के अंदर है, ये P जो है ये सेक्शन के अंदर है, हम चाहते हैं कि इस P एलिमेंट को टारगेट ना करें। तो हम क्या करेंगे, डिव, अभी हमने क्या किया, डिव स्पेस P किया कि डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब को टारगेट करो। अब हम कहते हैं कि डिव के डायरेक्ट चाइल्ड जो हैं, डिव के डायरेक्ट चाइल्ड जो हैं P एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करो। रन करेंगे तो अब देखें, अब क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो चाइल्ड हैं, पहले 2 P एलिमेंट, इसने उसको टारगेट किया है। जी ये क्लियर है? अपनी आवाज़ आई? ओके जी, अब हम चाहते हैं कि ये P जो है, ये जो P है इसको ना टारगेट करे, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन को टारगेट करे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इस सेक्शन को टारगेट करें, रन करें, तो ये देखें अब इसका P जो है इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, क्योंकि हमने डिव के अंदर डायरेक्ट जो चिल्ड्रन है उसको हमने टारगेट किया है। अगर मैं इसको कर दूं एक और एग्जांपल, वैसे ही बस समझाने के लिए NAV के अंदर मैं रख देता हूँ इसको, ठीक हो गया।
मैंने NAV एलिमेंट के अंदर इन्हें रख दिया। अब मैं रन करूँगा तो अब वो किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि div के अंदर डायरेक्ट जो चाइल्ड है वो कोई भी नहीं है। अब div का डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन सा है? एक ये p है, एक ये p है, और एक अब ये nav एलिमेंट है। ये p एलिमेंट जो है अब ये div का ग्रैंड चिल्ड्रन का भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का भी ग्रैंड चिल्ड्रन बन चुका है। तो फिर हम इस तरह सिलेक्शन कर रहे होते हैं। जी क्लियर है? ओके जी, चाइल्ड सिलेक्टर हो गया। सिबलिंग सिलेक्टर, div प्लस p। अभी तक हमने देखा कि div के बाय डिफ़ॉल्ट p को करना चाहे तो जितने भी p होंगे उन सब में वो टारगेट होगा। div के अंदर जितने p हैं, अब ये p जो है और ये p जो है ये div के अंदर नहीं है, और ये वाले p जो भी हैं ये भी div के अंदर नहीं है। हम इसको रन करें तो div के अंदर जितने भी p हैं ये उन सब को टारगेट करेगा। अब हम चाहते हैं div प्लस p, div प्लस p करें। अब रन करें तो अब क्या होगा कि div के फ़ौरन बाद, div के फ़ौरन बाद जो पहला सिबलिंग उसका p है, div के फ़ौरन बाद पहला सिबलिंग जो भी है p, अगर p है तो ये उसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर p की जगह इसको मैं कह देता हूँ h1, मैंने एक h1 ले लिया, हेडिंग 1, मैं रन करता हूँ तो अब ये देखें, अब यहाँ पे जो पहले p एलिमेंट को टारगेट कर रहा था, अब क्योंकि div के फ़ौरन बाद ये h1 का एलिमेंट आ रहा है, h1 के बाद p आ रहा है, तो इसने उसको भी टारगेट नहीं करना है। इस div के फ़ौरन बाद ये p का एलिमेंट आ रहा है तो इसने इसको टारगेट करना है, और इसकी स्टाइलिंग जो भी हमने की होगी वो अप्लाई हो जाएगी। जी समझ लगी है? ऑल राइट। सर ये पैराग्राफ 7 में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज क्यों हो गया? मतलब हमने तो इसको कोई नहीं किया। इसको सॉरी, पहले वो कलर चेंज हो गया था ना, इसलिए पूछा था। इस तरह, नो सर, ग्रे कलर में आ रहा है। अच्छा जी, वो मैंने आई थिंक इस तरह कुछ भी किया था, मतलब वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, वैसे इसका कलर चेंज नहीं हुआ था। ओके सर। ओके जी, अब ये एक है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब पहले क्या हमने किया था, हमने देख लिया था div प्लस p के div के फ़ौरन बाद जो पहला एलिमेंट है, अब इसमें div के फ़ौरन बाद पहला एलिमेंट जो है वो ये p है, पैराग्राफ 3 है। तो अगर हम div प्लस p यूज़ करें तो क्या होगा, इस पैराग्राफ 3 में बस वो स्टाइल अप्लाई होगा। रन करते हैं तो ये देखें पैराग्राफ 3 इसने सिर्फ अप्लाई किया। अगर हम ये वाला साइन यूज़ कर लें जो आपके कीबोर्ड में वन जो कीबोर्ड है वो वाला QWERTY वाला वन जो है उसके साथ ये वाला बटन होता है, तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप वो वाला बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास सिंबल आ जाता है, सिबलिंग सेलेक्टर इसे कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है, div के बाद जितने भी सिबलिंग्स होंगे p, div के बाद जितने भी सिबलिंग्स होंगे p, ये सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करेगा। तो div के बाद हमारे पास एक ये p है और एक ये भी p है, ऐसे ही है ना, कोड भी है इसका सिबलिंग है, p भी इसका सिबलिंग है, और ये वाला p भी सिबलिंग है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखें पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 ये हमारे पास अब दोनों आ रहे हैं इस तरह। तो इस तरह हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर भी कर सकते हैं। जी क्लियर है? ऑल राइट, उसके बाद सूडो क्लास।
कल हमने एक सूडो एक नहीं बल्कि हमने कल 4 पढ़ी थी सूडो क्लास, अगर आप लोगों को याद हो, एलिमेंट्स करते हुए ए लिंक, ए विजिटेड, ए ओवर, और ए जो था एक्टिव। हमने ये 4 पढ़े थे। लिंक से क्या होता है कि जो लिंक हो, अनविजिटेड हो, जो अभी तक विजिट ना किया गया हो, उसमें हम जो भी अब लिखेंगे वो उस पर अप्लाई होगा। जो लिंक एक बार विजिट हो जाए वो फिर विजिटेड में आ जाता है। जो ओवर करने पे जब हम माउस उस पर ले के जाएँ तो जब भी इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो फिर अप्लाई होगा। एक्टिव में क्या होता है कि उस लिंक पे क्लिक करके जब तक हम रखें तो जो भी इसमें स्टाइलिंग होगी वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तो ये हमने 4 पढ़े थे। तो यही 4 थे, ए लिंक, विजिटेड, ओवर और एक्टिव। आप ये ओवर वगैरह किसी भी डिव एलिमेंट में भी लगा सकते हैं और सूडो क्लास की मदद से ए डॉट हाईलाइट ओवर। अब ए एक ये है और ए एक ये है, ऐसे ही हमारे पास 2 लिंक्स आ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक को क्लास दी हुई है हाईलाइट की और दूसरे को हमने क्लास नहीं दी है, मतलब कोई भी क्लास नहीं है। हम टारगेट किसे कर रहे हैं, जितने भी ए एलिमेंट हैं उन सब को टारगेट करो, फिर उस ए एलिमेंट में से उन सब को टारगेट करो जिसको क्लास हाईलाइट दी गई है। तो यहाँ पर हाईलाइट इसको दी गई है। अब ओवर करने से मतलब जब भी हम माउस का कर्सर उस लिंक तक लेकर जाएंगे तो जो भी प्रॉपर्टीज़ इसमें लिखी गई हैं वो वाली अप्लाई होंगी। तो अब देखें, मैं इस पे लेकर आता हूँ तो इसका कलर ये वाला चेंज हो जा रहा है, जबकि मैं इस लिंक पे लेकर आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको भी क्लास हाईलाइट इस तरह कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो अब दोनों को क्लास हाईलाइट दी गई है तो अब दोनों पे ही ये स्टाइल जो है अप्लाई होगा। ये देखें जी, क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ओके जी। उसके बाद डिव का भी हमारे पास, मतलब हम किसी भी एलिमेंट को कर सकते हैं। डिव की बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने स्टाइलिंग की है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, कलर वाइट है, पैडिंग 25 पिक्सल्स है और टेक्स्ट लाइन सेंटर है। तो ये आपके सामने है। अब जैसे ही हम उस डिव पे अपना माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू हो जाएगा। माउस का कर्सर लेकर गए तो बैकग्राउंड कलर देखें ब्लू हो रहा है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। सिंपल टूल टिप ओवर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है ओवर ऑन दिस डिव एलिमेंट टू शो द पी एलिमेंट। हमारे पास एक डिव एलिमेंट है, उस डिव के अंदर हमारे पास एक पी एलिमेंट है जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है टाडा हेयर आई एम। अब इस पी को हमने स्टाइल किया हुआ है पी डिस्प्ले नन। हमने अभी कल पढ़ा था डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से क्या होता है कि वो एलिमेंट जो है वो हाइड हो रहता है और अपनी स्पेस भी छोड़ देता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और लिख के दिखा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल H4 हेडिंग 4, मैं रन करता हूँ तो ये देखें आपके पास हेडिंग 4 ये आ रही है। बल्कि इसको मैं डिव के बाहर ले जाता हूँ। ओके जी, अब ये हमारे पास हेडिंग जो है ये डिव के बाहर है। रन करता हूँ, इसने अभी भी वहाँ पर ही रहना है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको विजिबिलिटी, डिस्प्ले नन की जगह विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखें वो एलिमेंट तो नहीं शो हो रहा है लेकिन उसकी जो भी स्पेस है वो स्पेस आ गई है हमारे पास। हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नन करें, रन किया, डिव
ये जो div है जिस पे लिखा हुआ है hover over this div element to show the p element, जैसे ही इस पे हम माउस का कर्सर लेकर जाएं तो p एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा, ये वाला एलिमेंट हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखें मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो उस डिस्प्ले एलिमेंट उसका वो शो हो चुका है। तो हम इस तरह भी किसी भी एलिमेंट को किसी और पे इस तरह टारगेट करके शो और हाइड करवा सकते हैं। एक और चीज़ भी हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक ही रहता है, डिस्प्ले ब्लॉक रहे, या फिर मैं कहता हूँ कि जैसे ही H4 पे मैं ओवर करूँ P एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले नन हो जाए। रन करता हूँ, अब देखिएगा इस पर मैं लेके जाऊँ कुछ भी नहीं होगा, इस पर लेके जाता हूँ कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं H4 पे ओवर करूँगा तो डिस्प्ले वो नन हो जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट, रन डिस्प्ले नन, H4 ओवर करने पे डिस्प्ले नन, शुड बी नन। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, रन। H4 पे ओवर हो तो P एलिमेंट का फॉन्ट साइज ये हो जाए, इसे वर्क करना चाहिए। ओके जी, ये H4 पे नहीं वर्क कर रहा, अब ये क्यों नहीं कर रहा ये हम बाद में देख लेंगे। वैसे ये इस पे हो जाना चाहिए था। खैर मतलब हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह शो भी करवा सकते हैं और नन भी करवा सकते हैं। ओके जी, क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट चाइल्ड, P के जितने भी फर्स्ट चाइल्ड हैं, मतलब एक ये P एलिमेंट है, एक ये P एलिमेंट है, अब ये div के अंदर मज़ीद दो P हैं, तो P के फर्स्ट चाइल्ड मतलब P के जितने भी फर्स्ट चाइल्ड हैं उन सब का कलर ब्लू रहे, तो ये कलर ब्लू। अगर हम यहाँ पर भी एक और P एलिमेंट रख देते हैं तो क्या होगा, ये भी हमारा फर्स्ट चाइल्ड ही है, तो इस पर भी वही स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए। ये पता नहीं मजाक कर रहा है मेरे साथ। P एलिमेंट फर्स्ट चाइल्ड कलर ब्लू, जी से इसे होना चाहिए था, मतलब अगर वो div के बाद नहीं सही, सॉरी ठीक है, वो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो यही बन रहा है, फर्स्ट चाइल्ड इस बॉडी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो यही बन रहा है, तो इसने ही अप्लाई होना था। ठीक है, अभी देखें P जो है फर्स्ट चाइल्ड जो है इस सारों में, क्योंकि सारे सिबलिंग्स हैं, P भी सिबलिंग है, ये P सिबलिंग है, ये div सिबलिंग है, ये P सिबलिंग और ये P सिबलिंग, तो P के जितने भी फर्स्ट चाइल्ड हैं इसमें P यही है, तो इसका बैकग्राउंड कलर फिर और कलर ब्लू हो जाएगा। अगर हम इसको भी div के अंदर रख देते हैं तो ये अब इस तरह वर्क करेगा।
ओके जी, हम किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को इस तरह कर सकते हैं। अगर हमने लास्ट चाइल्ड देखना है तो इसमें p का लास्ट चाइल्ड ये है, इसमें ये वाला है और ये इसमें ये है, तो हम इस तरह p लास्ट चाइल्ड रन, तो हमारे पास ये लास्ट चाइल्ड इस तरह आ सकता है p का, ये p लास्ट चाइल्ड और ये p लास्ट चाइल्ड है, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं p p रन रन, तो हमारे पास लास्ट चाइल्ड जो है ये p एलिमेंट बन रहा है, तो फिर p एलिमेंट को हम इस तरह टारगेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। अब p के अंदर i, अगर हम सिर्फ और सिर्फ p को फर्स्ट चाइल्ड कर दें तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये कंटेंट कलर ब्लू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि p के अंदर पहला जो i है, पहला i अब ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो वो उस पर अप्लाई हो। p के अंदर पहला i, ये p और ये p दोनों में p है, तो p के अंदर पहला i जो है वो कलर उसका ब्लू हो जाए, तो हम इस तरह इसको फिर ब्लू कर सकते हैं। बाकी p का जो पहला चाइल्ड है उसके अंदर i जो है वो फिर इस तरह भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सूडो क्लास आपका यहाँ तक जी क्लियर है। उसके बाद सूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन, किसी भी पैराग्राफ, पहले हमने देखा था फर्स्ट चाइल्ड, तो पहला चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड रन करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा पहला ही चाइल्ड बनता है। अगर हम यहाँ पर एक और p एलिमेंट यूज़ करें तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड ये है। हम कहते हैं कि p के बाद अब ये डबल कॉलन आएगा, पहले फर्स्ट एक कॉलन आता था, सूडो एलिमेंट के लिए डबल कॉलन, फर्स्ट लाइन, पहली लाइन जो है, अब p की पहली लाइन जो भी बनती है, इस p की पहली लाइन जो भी बनती है उस पर ये रन हो जाएगा और उसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। कलर उसका रेड कर रहे हैं और फॉन्ट वेरिएंट जो है स्मॉल कैप्स है कि वो कैपिटलाइज सारे हों लेकिन स्मॉल में हमें नज़र आए। तो ये सूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा न्यूज़ वाली में ख़ास तौर पर, या फिर कोई ब्लॉग वगैरह देखा होगा, उसमें पहले जो होता है पहला लेटर जो है उसको इस तरह लार्ज किया हुआ होता है। तो ये फिर हम इस तरह, पहले हम फर्स्ट लाइन देख रहे थे कि जितनी भी लाइन है, अब ये पूरी की पूरी फर्स्ट लाइन ही बनती है। तो फर्स्ट लाइन ये देखें इस तरह हो गया। जैसे जैसे स्क्रीन में वो कंटेंट आता जाएगा उस पहली लाइन तक बन जाएगा तो वो उस पर अप्लाई होता जाएगा। अगर हम स्क्रीन साइज़ कम करें तो फर्स्ट लाइन में जो भी कंटेंट आएगा वो बनेगा। अगर हम फर्स्ट लेटर कर दें तो इस पैराग्राफ का पहला जो भी लेटर होगा सिर्फ और सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। जी क्लियर है ये? ओके जी, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, बिफोर, आफ्टर, मार्कर। हम मार्कर से इस तरह, मार्कर से जिस तरह अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स आ रही होती हैं और ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आ रही होती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसका कलर अगर चेंज करना चाहें तो हम इस तरह मार्कर की मदद से, डबल कॉलन मार्कर, उसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो भी फॉन्ट साइज़ वगैरह अगर चेंज करना हो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जी क्लियर है? टेक्स्ट के शुरू में जो बना हुआ है प्रॉपर्टीज
जी जी आइकन नहीं है, ये बुलेट्स हैं। ये जब हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये बुलेट्स आ रही होती हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास नंबरिंग आ रही होती है। ये ब्लिंक करना हो सकता है, एनिमेशन हम लगा सकते हैं CSS की मदद से, लेकिन वो जी, नहीं अनऑर्डर तो अनऑर्डर्ड ही रहेगा ना। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL के एलिमेंट यूज़ करते हैं। जी वे तो हमारे पे डिपेंड, इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम मार्कर यूज़ ना करें, फॉर एग्जांपल मैं इन सारों का कलर चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैंने कलर चेंज किया LI का तो ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। मैंने किया UL के अंदर जितने भी LI हैं, अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आइटम जो है अनऑर्डर लिस्ट की टारगेट होगी, OL की टारगेट नहीं होगी। तो मैं कलर रेड करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखें अब क्या हुआ, इसका भी टेक्स्ट चेंज हो गया और ये बुलेट्स जो हैं इसका भी चेंज हो गया। मैं चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मार्कर जो है इसके, जो ये मार्क है, सिर्फ और सिर्फ उसका कलर चेंज हो और फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो। वो फिर हम इस तरह कर सकते हैं मार्कर्स की मदद से। ओके जी, उसके बाद एक सिलेक्शन है। हम किसी भी एलिमेंट को, अब जिस तरह मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें बैकग्राउंड कलर ग्रे हो रहा है। रन मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखें बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर उसका वाइट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट चेंज हो, ये इफेक्ट चेंज हो। जब भी मैं सेलेक्ट करूँ कलर रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। मैं रन करता हूँ, अब मैं अगर सेलेक्ट करूँगा तो अब देखें बैकग्राउंड कलर येलो और कलर इसका रेड। कलर मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो कलर इसका फिर वाइट हो जाएगा। ये देखें कलर वाइट। कलर मैं इसका ऑरेंज करता हूँ तो कलर इसका फिर ऑरेंज हो जाएगा। ये देखें जी, क्लियर है। ओके जी, आपका सिलेक्शन भी यहाँ तक ही था। ऑल राइट जी, किसी का कोई सवाल हो अब तक? एनीवन? सबको क्लियर है? ओके जी, पोजीशन में से किसी को कोई सवाल हो, जी इंडेक्स, ओवरफ्लो, फ्लोट, इनलाइन ब्लॉक, लाइन, कम्बिनेटर, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट है, सबको क्लियर है? सर कम्बिनेट्स एक बार बताएं। कम्बिनेटर्स, कम्बिनेटर्स कम्बिनेटर्स में हमने देखा था कि अगर हम स्पेस देते हैं, अगर हम डिव के अंदर जितने भी p एलिमेंट हैं तो क्या होगा, इस डिव के अंदर जितने भी p एलिमेंट्स हैं ये उन सब को टारगेट करेगा। अगर मैं डिव के बाद ये ग्रेटर देन साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेलेक्टर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखें ये p एलिमेंट जो है ये इस डिव का चाइल्ड नहीं है, ये सॉरी, हाँ जी, ये इस डिव का चाइल्ड नहीं है। ये चाइल्ड किसका है, ये सेक्शन का चाइल्ड है। डिव जो है इसका ग्रैंड पेरेंट बनता है इस p एलिमेंट का। तो अगर डिव के अंदर, ये इस डिव के अंदर जितने भी p हैं ये उन सब को टारगेट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिव के फ़ौरन बाद जितने भी इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड नहीं या ग्रैंड के ग्रैंड चाइल्ड नहीं, तो मैंने क्या करना है, डिव के फ़ौरन बाद ग्रेटर देन साइन p लिखा, रन किया, तो अब ये देखें पैराग्राफ 3 इन द डिव अब ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये अब डिव के अंदर तो है लेकिन इसका जो पेरेंट है वो सेक्शन है, ये चाइल्ड का हो गया। डिव प्लस p से क्या होता है कि डिव के फ़ौरन बाद, डिव के फ़ौरन बाद जो पहला
पी आएगा ये उसको टारगेट करेगा। डिव के फ़ौरन बाद पहला जो पी आएगा वो इसको टारगेट करेगा। डिव के फ़ौरन बाद जितने भी पी आ रहे हैं रन करें तो ये उन सब को टारगेट करेगा। सही कांग्रेट साइन कैसे आना? ये मैंने बताया था कि आपका न्यूमेरिक क्वर्टी कीबोर्ड जो है उसमें क्यू के ऊपर 1 लिखा हुआ आता है, ऐसे ही है एक्सप्लेनेशन मार्क वाला। किसके ऊपर? ये क्यू के ऊपर 1 जो है ना, नंबर रोज जो है 1, जी जी। उसके साथ लेफ़्ट पे बटन है, आप शिफ्ट प्रेस करके उसे प्रेस करें तो ये वाला फिर साइन आ जाएगा। ओके सर। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो? क्योंकि हमारा जो कंटेंट था वो आज इतना ही था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें इंशाल्लाह ये सारे हम कवर कर लेंगे। और इसमें और कुछ मज़ीद रह नहीं गया है, सिर्फ एक नेविगेशन बार रह गया। तो नेविगेशन बार हम देखेंगे और ड्रॉप डाउन्स किस तरह बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रॉप डाउन्स जो हैं, ये ड्रॉप डाउन्स हैं, ये ड्रॉप डाउन्स हैं, ये किस तरह बनते हैं ये फिर हम इसमें देख रहे होंगे। बाकी इमेज की गैलरी बनाई किस तरह जाती है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर्म्स को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, वेबसाइट लेआउट वगैरह, ये हम देखेंगे कुछ चीज़ें। तो आपका ये नेक्स्ट वीक का पहला जो है उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो आएगा उसमें हम CSS एडवांस्ड में पहुंच जाएंगे। तो CSS एडवांस्ड में आपने आज देखा कि हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, अगर हम यहाँ पर आएँ और ये देखें जिस तरह हम 3 बॉक्सेस उसमें बना रहे थे फ्लोट की मदद से, आप ये फ्लोट की मदद से ये भी तो बना सकते हैं। आप किसी भी और वेबसाइट में आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट में, अब इसमें भी लोडर लगा हुआ था और जी इंडेक्स की मदद से टॉप पे वो रखा गया था। तो जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो ये देखें वेबसाइट लोडर ख़त्म हो गया। तो इसमें अब ये देखें ये डिव, ये डिव, एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, ख़त्म होने वाली बस 5 मिनट, खैरियत। हाँ जी हाँ जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके जी, ओके, अल्लाह। ओके जी, तो यहाँ पे जो लेआउट्स वगैरह हैं तो आप ये सारी चीज़ें अब फ्लैक्स कह रहा हूँ सॉरी फ्लोट की मदद से ये सब तो बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। 3 डिव लेंगे, 3 डिव को आपने फ्लोट लेफ़्ट कर देना है, विथ उसकी 33.33% कर देनी है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो आपके पास ये 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। उन सारे बॉक्सेस के अंदर जो बॉक्सेस हैं उनको पैडिंग 50 पिक्सल दे दें, और उन बॉक्सेस के अंदर आप मज़ीद एक एक डिव बना दें। तो जब वो डिव बनेंगे तो आप इसको इस तरह की स्टाइलिंग कर सकते होंगे। तो हम ये फ्लोट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हम चीज़ों को आसान कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फ्लेक्स बॉक्स है, हम ये फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे। फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आपके वेबसाइट का लेआउट बहुत ही आसान और इजी तरीके से बन जाता है। और जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स कह लें, या जब हम बूटस्ट्रैप में पहुंचेंगे वो भी फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहा है, जब हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे पहुंचेंगे उसमें भी फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए फिर हम फ्लेक्स बॉक्स ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। एंड बस वो ख़त्म होने वाली क्लास, आपके नज़र काफ़ी तेज़ है माशाल्लाह। ओके जी, जी और किसी का कोई सवाल हो? पोजीशन क्या, पोजीशन 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 बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, ठीक हो गया। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे स्टैटिक हैं पोजीशन।
इसमें अगर हम लेफ़्ट और राइट करना चाहें ना, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन स्टैटिक है। अगर हम इसको ही पोजीशन रिलेटिव कर दें तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है कि हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ना कि हम मार्जिन वगैरह दें, तो वो फिर हम नहीं कर रहे होते हैं। पोजीशन फिक्स्ड में क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। जिस तरह ये एक एलिमेंट है, ये पोजीशन फिक्स्ड है। एब्सोल्यूट को छोड़ दें, एब्सोल्यूट में ही कन्फ्यूजन आ रही होगी, एब्सोल्यूट को भी भूल जाएं क्योंकि एब्सोल्यूट का भी यूजेज नहीं है। तो जब हम उस यूजेज में पहुंचेंगे तो तब हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। पोजीशन स्टिकी में क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये है, जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंचता है, टॉप ज़ीरो है ये भी, तो जैसे ही ये बॉडी के टॉप ज़ीरो तक पहुंचेगा, इसकी पोजीशन जो है वो स्टिक हो जाएगी। अब ये देखें, पोजीशन स्टैटिक है, इसने ऐसे ही रहना है। पोजीशन रिलेटिव करके आप इसको लेफ़्ट से हमने 30 पिक्सल्स किया हुआ है। अगर यही लेफ़्ट हम यहाँ पर यूज़ करते, इसकी पोजीशन स्टैटिक है, इस पर ये अप्लाई नहीं होता। पोजीशन फिक्स का मैंने बता दिया, बॉटम ज़ीरो करें, राइट ज़ीरो करें, इस तरह आ जाएगा। बॉटम ज़ीरो, लेफ़्ट ज़ीरो करें, यहाँ पर आ जाएगा। टॉप ज़ीरो और लेफ़्ट ज़ीरो यहाँ पर आएगा। टॉप ज़ीरो, राइट ज़ीरो यहाँ पर आएगा। आप इसको टॉप से 50 कर दें, लेफ़्ट से 50 करें, तो तब देखिएगा क्या होता है। बाकी एब्सोल्यूट छोड़ दें और पोजीशन स्टिकी से जैसे ही वो उस लेवल तक पहुंचता है, ये पोजीशन इसकी स्टिकी हो जाती है। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। कम जी, और किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, इस तरह की जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट मतलब जब हम लेआउट वगैरह कर लेंगे तो ये बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये फेसबुक के बटन वगैरह किस तरह लगते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करें तो आप लोग डायरेक्ट अपनी ही वेबसाइट पे लेकर आ सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सारी चीज़ हो सकती हैं। लिंक्स वगैरह हमने लगाना सीख लिए हैं। राउंड कर दें, सर्कल कर दें। ओवर करने पे क्या हो रहा है, तो ये ईमेल के लिंक, ये कॉन्टैक्ट के लिंक, एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब इसका बस यूज़ केस है कि वो यूज़ केस किस तरह करना है। तो बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक और चीज़ इसमें ना, अगर मतलब किसी ने बेसिक कंप्यूटर वगैरह, फॉर एग्जांपल बेसिक कंप्यूटर कोर्स वगैरह करना है, जिसको कंप्यूटर वगैरह इतना चलाना नहीं आता है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया बेसिक सा, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नेटवर्क पे आके ज्वाइन नेटवर्क कर सकते हैं। ये ना एक फ़ेसबुक ग्रुप में आपको ले जाएगा। उसमें एक ये नेटवर्क बना हुआ है, उसमें मतलब मैं कल से ही स्टार्ट करने लगा हूँ कि कोर्स कंटेंट बना हुआ है मेरा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शॉट्स शेयर किया करने हैं। तो जो भी आप लोगों की क्यूरीज़ वगैरह हुआ करेंगी, आप उस पोस्ट पे ही पूछ सकते होंगे, तो उसके फिर आंसर दे सकते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है। कोई भी सवाल हो, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी कोई सवाल वगैरह हो, तो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और आपको फिर उसका जवाब मिल सकता है। तो इस तरह का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश में हूँ मैं। और कोर्स वगैरह, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स पढ़ाते रहें, और तो एक बेसिक सा कंटेंट सा बना हुआ है, उसमें पोस्ट कर दिया करनी है। तो जिसको मतलब समझ ना लगे वो फिर उसी में कमेंट करके पूछ भी सकते होंगे। तो जैसे ही जब किसी को भी टाइम मिले या किसी को उसका आंसर का पता होगा तो वो फिर रिप्लाई कर देते हैं। बाकी स्टूडेंट्स वगैरह भी माशाल्लाह उसमें काफ़ी सारे हैं। तो इस तरह ये आप लोगों का एक नेटवर्क बन सकता है। और डेवलपर्स का जितना काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा होता है। ओके जी, जी सर रिजवान आ गए हैं आप? मतलब इसमें जी बोलें। जी जी, मैं इधर ही हूँ। जी अच्छा, मेरा कहना ये है कि इसमें ये है कि आपको ना आपके जिसे कहते हैं पीयर रिव्यूअर मिल जाते हैं, आपके अपने क्लास फेलोज मिल जाते हैं, एक कम्युनिटी आपकी बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप लोग वहाँ पे उसके साथ
बिल्कुल ऐसी है सर, यकीन माने वो सुबह मैं उठा था तो मुझे एक व्हाट्सएप पे ही मैसेज आया हुआ था, उन्होंने एक मोबाइल ऐप का प्रोजेक्ट करवाना था। तो अब मतलब मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं वो कर सकूं, तो मैं तो खुद यानी कि इस कोशिश में ही हूँ कि एक नेटवर्क बनाया जाए डेवलपर्स का, जिसको फिर यानी कि हम खुद प्रोजेक्ट दिया करें और वो फिर उस प्रोजेक्ट पे करके यानी कि अर्निंग करें। मोस्ट वेलकम। कहीं पे भी बैठ के, अपने घर पे बैठ के करना चाहे अपने घर पे बैठ के कर लें, हमारे प्लेटफॉर्म में ऑफिस में आके करना चाहते हैं, चेयर टेबल वगैरह उनके पास हम अलाउ कर देंगे, उस पर करें। कोशिश है कि यानी कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को स्प्रेड कर सकें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा मकसद तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम पढ़ा के पैसा कमाएं उससे, बस मकसद है कि टीम बनाई जाए और उनको उनके पाँव पे खड़ा किया जाए। तो माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि इतने काबिल हो चुके हैं, फाइवर पे उनका आई थिंक लेवल सेकंड या थर्ड हो चुका है, अपवर्क पे वो टॉप रेटेड लेवल सेलर है इस टाइम। तो ऐसे स्टूडेंट्स को देख के खुशी बहुत होती है। और माशाल्लाह कल जो थी वो फ़ाइका हमारी, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी माशाल्लाह, वो देख के खुशी बहुत हुई थी। वो फाइका से ज़्यादा उसका क्रेडिट जाता है तसव्वुर को। अच्छा जी माशाल्लाह। तसव्वुर जो है यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा फाइका ने भी नो डाउट बहुत एफर्ट करी है। और इतनी बिजी ये लेडी है ना, बिलीव मी और नॉट, शी इज़ रियली वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और इन क्लास। माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ तसव्वुर जो है, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड फॉर ऑल द क्लासमेट्स। माशाल्लाह। तसव्वुर अल्लाह जज़ाए खैर इससे दें इन बहुत सबको। काम लेके चलता है। जी, मैं प्राउड फील करता हूँ तसव्वुर पे, ये अच्छी रिकॉर्ड जो काम किया है। माशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैंने इनको एक और बात कही है, मैंने कहा कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दो तीन जगह मैंने इनके लिए वैसे भी सोच के रखी हुई कि वहाँ पे इन्हें रिक्रूट मैंने करवाना है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। हमें भी खुशी होती है हमारे स्टूडेंट्स जहाँ बैठे हुए हैं। अभी भी मैं लास्ट वीक अभी मीटिंग में एक बात कर रहा था, मैं मैनेजमेंट के साथ, हमारी जो SWP मैनेजमेंट है उसके साथ मैं बात कर रहा था कि हमारा एक स्टूडेंट है 2 इयर्स बैक वो फ़लाँ प्लेस पे था और इस वक्त वो फ़लाँ प्लेस पे है। माशाल्लाह। बड़ी खुशी होती है सर इस चीज़ से। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवे, हमारी दुआ और हमारी कोशिश भी यही है कि हमने करना क्या है, हमारा मकसद यही है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा से इल्म नाफ़ियता। नाफ़िया अता फरमाए आमीन आमीन आमीन। और इसे